प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का सेशन है बीपीएससी टीआरई 4.0 में वर्ग 1 से 5 को लेके। वर्ग 1 से 5 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं, चाहे वो सिलेबस को लेकर के हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हो, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं, लैंग्वेज का क्या वेटेज है, सब कुछ आज की क्लास में हम सब लोग डिस्कस करेंगे। तो आप विधिवत तरीके से इस वीडियो को देखिए और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं सवाल सबसे पहले। तो हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4.0 में पीआरटी के लिए, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक शिक्षक, पीआरटी के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी कक्षा कौन सा 1 से 5 के लिए हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, समझिएगा। तो 1 से 5 के लिए पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात, अगर 1 से 5 में अगर हम बात करें तो वर्ग 1 से 5 हो या 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 हो, इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी कौन सी है? बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ही वो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और आपका पद क्या है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो? वो है आपका प्राथमिक शिक्षक, जिसको आपको पीआरटी का टीचर कहते हो, जिसको आप लोग वर्ग 1 से 5 का शिक्षक भी कहते हैं। ये परीक्षा आपकी क्या ऑनलाइन होती है? नहीं, ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन परीक्षा होती है, ओएमआर बेस्ड। आपको एक ओएमआर दे दी जाएगी जिसमें आपको गोले भरने हैं, पेपर को देख करके सॉल्व करके आपको गोले उसमें भरने होंगे। तो ओएमआर बेस्ड आपकी परीक्षा होगी, याद रखना। अधिसूचना आपकी जारी हो चुकी है कि आपका एग्जाम आपको पता है 22/9 है, आई थिंक 22/9 या 20/9 के आसपास आपकी एग्जाम डेट है, जो आपकी एग्जाम डेट के तौर पे आपकी अधिसूचना जारी आपकी हो चुकी है। आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी? तो सुनने में तो यह आता है कि होली के बाद आपकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, बट आवेदन की प्रक्रिया आपकी कभी भी शुरू हो सकती है। तो इसमें अब इतना बड़ा डाउट नहीं है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम डेट को आपको पहले बता दिया है। लगातार 4-5 दिन आपके एग्जाम होंगे, 22 से 27 के बीच में या 20 से 27 के बीच में आपकी एग्जाम डेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो परीक्षा तिथि जो मैंने आपको बता दिया कि परीक्षा तिथि आपका पहले यहां पर जारी हो चुका है। परिणाम के लिए इन्होंने कह दिया कि भैया अगले महीने यानी नवंबर में वो लोग आपका परिणाम जारी कर देंगे, ऐसा उन्होंने यहां पर कहा है, राइट। तो अगर यहां पर मान लेते हैं तिथि में कुछ बदलाव भी हो रहा है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा बस ये था कि भर्ती नहीं आ रही है, तो भर्ती आ गई थी, उसका अधिसूचना भी जारी हो गई, बस फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, याद रखना। तो वर्ग 1 से 5 के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ऑफलाइन आपका पेपर होता है, याद रखना। अब कौन व्यक्ति इस वर्ग 1 से 5 को फॉर्म को भर सकता है? उसकी पात्रता मापदंड क्या है? कौन वह व्यक्ति है जो वर्ग 1 से 5 में और फॉर्म भर सकता है बिहार में? तो ध्यान रखना, हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, इंडियन सिविलियन हो। यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिहार का नागरिक हो या बिहार का जो डोमिसाइल वाला जो मामला था, आपको बताया कि वो हाईकोर्ट में भी केस भी चल रहा है। बिहार में जो डोमिसाइल का मामला था, वो डोमिसाइल का मामला है कि भाई जो लोग बिहार से ही पढ़े हैं, भाई जिन्होंने बिहार के स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है, तो उनको थोड़ा सा अतिरिक्त वेटेज दिया जा रहा था। वो रिजर्वेशन नहीं था, वो आरक्षण के तौर पर नहीं था। डोमिसाइल नीति को वहां पे उन्होंने कहा भी था कि जो बिहार में पढ़ा है, बिहार में जन्मा, बिहार का डोमिसाइल है, बिहार से ही मैट्रिक पास किया, तो उसको कुछ ज्यादा परसेंटेज उन्होंने दे दिया तुलनात्मक रूप से दूसरे राज्यों के लिए जो दूसरे राज्य से पास है। तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक सरकार को, मैं तो कहता हूं हर सरकार को ये ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि उस राज्य के लोगों को ज्यादा रोजगार मिलना चाहिए। उस राज्य से ही पढ़े लिखे लोग उसी राज्य में अगर शिक्षक बनेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश से अगर कोई टीचर बनकर के बिहार में जा रहा है तो आपको पता है कि थोड़ा भाषाई द्वंद्व तो बना ही रहेगा। भाई बिहार की भाषा थोड़ी सी अलग है, यूपी की भाषा थोड़ी अलग है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी मतलब दिक्कत नहीं है कि नहीं भाई ये मुद्दा बहुत बड़ा डिस्कशन का है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए? तो आपने 12वीं पास किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और आपने डीएलएड किया होना चाहिए 2 साल का। 2 साल का कोई भी आपने डिप्लोमा किया होगा तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। 12th किया आपने, डीएलएड किया है, साथ ही साथ यदि आपका सीटेट का पेपर 1 पास है या बिहार टेट का पेपर 1 यदि आपका पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो। और आपको पता है कुछ समय पहली सूचना जारी कर दी थी कि अब बिहार में बिहार टेट का एग्जाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीटेट को मान्यता दे दी है कि जिसने भी सीटेट का पेपर 1 पास कर लिया वो बिहार में फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूनतम आयु सीमा 18 साल है फॉर्म भरने की। अधिकतम के तौर पे यदि आप पुरुष हैं तो अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए 37 साल होनी चाहिए। अधिकतम में यदि आप महिला हैं तो महिला किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, ओबीसी, एससी, कोई भी हो, महिला के लिए 40 साल, ठीक है। और अगर पुरुष ओबीसी का है
तो 40 साल एज हो जाएगी। साथ ही साथ में SC ST का, चाहे कोई पुरुष है चाहे कोई महिला है, उसके लिए एज कितनी है? 42 साल है। महिला वाले में समझ लीजिए, यदि आप महिला हैं जनरल की और ओबीसी की, तो आपकी एज कितनी है? 40 साल। यदि आप महिला हैं SC ST से, 42 साल। SC ST के पुरुष हैं 42 साल, ओबीसी के पुरुष हैं 40 साल, जनरल के पुरुष हैं 37 साल। ये आपकी अधिकतम क्या भी आयु सीमा हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, अब कुछ विद्यार्थी जो बीएड को लेकर, बीएड वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहां पे लिख दिया है कि ध्यान दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बीएड अभ्यर्थी पीआरटी 1 से 5 के लिए पात्र नहीं है। पहले क्या होता था कि बीएड वाले भी वर्ग 1 से 5 में फॉर्म भर देते थे, लेकिन अब उसको क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया, जो एनसीटी का 2018 वाला जो था उसको रद्द कर दिया कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप इस बात को यहां पे समझ गए होंगे। अब चयन प्रक्रिया क्या है, इसकी थोड़ा चयन प्रक्रिया के बारे में समझते हैं कि होगा क्या इसमें। तो सबसे पहले आपकी एक होगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का मतलब कोई रिटन नहीं, एमसीक्यू बेस्ड लिखित परीक्षा होगा, एमसीक्यू होगा, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, इसमें ध्यान रखना। वर्ग 1 से 5 में आपको कुछ भी इंटरव्यू नहीं देना है, केवल आपको एग्जाम पास करना है, आपकी नौकरी तय है। एमसीक्यू बेस्ड आपकी परीक्षा होगी और उसी एमसीक्यू बेस्ड पर ही, उसी एमसीक्यू बेस्ड में जो जीएस के नंबर होंगे, जो जीएस के नंबर होंगे, उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। क्या लगेगी? मेरिट लिस्ट लगेगी जीएस के आधार पर। अभी आगे आपको समझाऊंगा। आप इतना समझिए कि पहले आपकी 120 प्रश्नों की, यानी पूरे 150 क्वेश्चन की परीक्षा तो आपके पूरे 150 क्वेश्चन की होगी, लेकिन उन 150 क्वेश्चन में से जो 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होते हैं, उनको हटा दिया जाएगा, वो आपके ऐड नहीं होंगे। तो आपकी जो मेरिट होगी, वो मेरिट आपकी 120 क्वेश्चन के आधार पर आपकी मेरिट लगेगी। मैं मेरिट के बेस पर ही बात करूंगा कि पिछली साल 3.0 में वर्ग 1 से 5 की कट ऑफ कितनी गई है। उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्रमाण पत्रों की जांच होगी, और प्रमाण पत्रों की जांच होगी तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। आपने 10th और 12th किया है तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए, आपके एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए आपका डीएलएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीटेट या बीटेट जो आपने पास किया है उसका सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यदि आप बिहार के हैं तो वो आपका होना चाहिए, और रिजर्वेशन यदि आप किसी भी जाति का, यदि कोई भी अगर आप अपना रिजर्वेशन ले रहे हो तो वो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आपको वहां पर देना पड़ेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाने पड़ेंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। याद रखना, फॉर्म भरते समय ही इन्हीं ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की ही कॉपी स्कैन करके आपको अपलोड करनी पड़ेगी। याद रखना, इसका मतलब बहुत आसान पेपर है, केवल आपको एक पेपर पास करना है और आपकी नौकरी तय है। अब वो जो पेपर पास करना है, जरा हम उस पेपर के बारे में बात करें कि उस पेपर का शेड्यूल क्या है। तो कुल प्रश्न आपके 150 होंगे, याद रखना 150 प्रश्न होंगे। समय आपका 2 घंटा 30 मिनट है, यानी अगर आप देखो तो 150 प्रश्न 150 मिनट, यानी लगभग अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो ये कोई बढ़िया टाइम है, मतलब एक प्रश्न को 1 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है। जबकि जीएस के प्रश्न तो आपको पता है, एसएसटी के प्रश्न, साइंस के प्रश्न 30 सेकंड का समय है। अगर याद है तो टिक करना है, नहीं याद है तो फिर उसमें बहुत बड़ा कोई ये नहीं करना है कि नहीं सॉल्यूशन करना है, कुछ आंसर निकलेगा, ऐसा नहीं है। कुल अंक आपके कितने, तो 150 ही आपके अंक होंगे। तो 150 ही नंबर की परीक्षा, 150 ही नंबर, 150 ही प्रश्न, 150 ही मिनट आपके लिए होंगे। अब ये जो 150 प्रश्न है इसको डिवाइड कैसे किया गया, तो इसको भाग 1 में डिवाइड किया हुआ है और भाग 2 में डिवाइड किया हुआ है। समझना, भाग 1 में भाषा यानी लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न होंगे, जो 30 प्रश्न होंगे जो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है कि यदि इतने परसेंट अगर आपने क्वालिफाई नहीं किए, जैसे इसमें आपके 30% आपके क्वालिफाइंग है, यानी 30 प्रश्न के पेपर का 30% यानी 9 नंबर आपको 9 मार्क्स लेकर के आने। अब आपके 9 से अगर ज्यादा आ गए, आपके आगे 12 आ गए, आपके 15 आ गए, आपके 18 आ गए, आपके 20 आ गए, आपके 27 आ गए, कोई मतलब नहीं है, ये नंबर जुड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर 9 से 8 हो गए तो आप पूरे पेपर में आप फेल हो जाओगे। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि बस उतना क्वालिफाई कर लीजिए, उससे और ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो भाषा में कौन सी भाषा, 2 भाषाओं का आपको चयन करना पड़ेगा। एक तो भाषा होगी आपकी इंग्लिश, जिसके 8 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, पढ़नी है। यदि अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो पढ़ने का नंबर लगा दीजिए। इंग्लिश के बेसिक ग्रामर के रूल्स, बेसिक थोड़ा बहुत एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो पूरी ग्रामर वाला चीजों को पढ़ने का अभी से नंबर लगाइए। इंग्लिश के 8 प्रश्न आपके होंगे। दूसरी जो लैंग्वेज है उसमें हिंदी, उर्दू या बांग्ला, हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपका चयन करोगे जिसके 22 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे।
जिसके 22 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। यानी अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो आप अगर देखोगे तो इंग्लिश के 8 प्रश्न और हिंदी अगर आपने चयन कर लिया तो 22 प्रश्न, तो 30 प्रश्न आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसका 30% आपको पास करने, नहीं केवल आपको 9 नंबर लेकर के आने, उससे ज्यादा भी आगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका केवल क्वालिफाइंग है, ये 30 नंबर हो गया आपके साइड। अब आपके सामान्य अध्ययन जिसको हम कहते हैं जीएस, इसके बचे 120 क्वेश्चन बचे इसके, और इसके 120 ही आपके मार्क्स बचे। यहां पर जो मैंने आपको यहां पर कहा था कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो केवल लिखित परीक्षा के आधार पर, जीएस के आधार पर बनेगी, तो ये वो 120 क्वेश्चन है जिसके आधार पर आपका निर्णय होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 120 प्रश्न ये आपकी मेरिट डिसाइडर होंगे, इस बात को आप समझिएगा। ये 120 क्वेश्चन में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीए यानी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स उसके सवाल पूछे जाएंगे, साइंस के सवाल पूछे जाएंगे, सोशल साइंस एसएसटी के सवाल पूछे जाएंगे, आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट के सवाल पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के सवाल पूछे जाएंगे, ईवीएस से सवाल पूछे जाएंगे, और आपका हालांकि सोशल साइंस जीए इन्होंने यहां लिख दिया है, लेकिन मैं इसको अलग से और यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, आपकी बिहार जीके के आपके सवाल पूछे जाएंगे 120 प्रश्न। आई होप आपको समझना है। अगर आप 1 से 5 की तैयारी कर रहे हो, पूरी वीडियो को विधिवत तरीके से देखना है और समझना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर भी हम लोग एक बार अधिसूचना देखेंगे कि जिसमें फॉर्म भरने की डिटेल आएगी, विज्ञापन आएगा, उसमें अगर कुछ ऐसा प्रावधान है तो उसको अगेन एक बार देखेंगे। वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, याद रखना। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया 120 का, इसको थोड़ा और ओपनली यहां पर मैंने खोल दिया आपके लिए। 120 अंक पे जो आपकी मेरिट लगेगी, उसमें आपकी सबसे पहले समझ लीजिए सामयिकी जो करंट अफेयर्स है, डेली का आपका करंट अफेयर्स है वो हो गया। उस करंट अफेयर्स में बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स, उसमें आपका राष्ट्रीय नेशनल का आपका करंट अफेयर्स। जैसे अभी आपको पता है कि आपके बिहार के राज्यपाल बदल गए, आपके राज्यपाल बदल गए, मोहम्मद आरिफ खान साहब आपके राज्यपाल थे, अभी वो बदल गए। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके नए राज्यपाल कौन से हैं। अब ये भी आपके करंट अफेयर्स के लिए सवाल हो जाएगा। और आपको पता है कि आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिया है, तो आपके नए मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी के, तो उनका भी आपको नाम याद करना है। और जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल होगा, तो वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहां पे समसामयिकी करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं आपको लास्ट वाला अगर मैं बताऊं आपको, जो हमारा 3.2 एग्जाम हुआ है, तो लगभग आप मान के चलो 18 से 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहते हैं, जिसमें कम से कम अगर मैं बात करूंगा तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके स्पेशल बिहार के रहते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन तो स्पेशल आपके बिहार के करंट अफेयर्स के, जिसमें बिहार का जो सर्वे आता है, बिहार का जो भी चीजें हो रही हैं बिहार से स्पेशल रिलेटेड, जैसे गवर्नमेंट ने बजट जारी किया बिहार का, तो उस बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, बिहार में का सेंसस है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, उससे जुड़े हुए सारे आंकड़े आपको बिहार से रिलेटेड याद करने पड़ेंगे। बिहार की कोई भी जीके, बिहार के नए राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री ने कोई योजना चलाई है, बिहार के किसी जिले का नाम बदला, इत्यादि चीजें। तो 18 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का वेटेज ठीक ठाक है। करंट अफेयर्स में आपको करा रहा हूं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको लिंक मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल अनुपम सर एसएसटी, हमारा चैनल का नाम ही अनुपम सर एसएसटी है, इसके नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, तो आप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए ताकि आप मुझसे बने रहोगे मेरे साथ में, ठीक है। दूसरा, भूगोल एवं पर्यावरण। तो भूगोल के पिछली बार 3.2 में 10 क्वेश्चन आपके भूगोल के पूछे गए थे, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन साथ के साथ आपके पर्यावरण वाले, एनवायरमेंट और इकोलॉजी वाले आ जाएंगे। तो आप लगभग मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन आपका वेटेज रहता है ज्योग्राफी और ईवीएस का, जिसमें भारत और बिहार से रिलेटेड, जिसमें बिहार के भूगोल के भी सवाल 1 या 2 सवाल, बिहार के भूगोल का भी, लेकिन उसको हम शामिल कहां करेंगे, बिहार जीके में शामिल करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिसमें 1857 की क्रांति और बिहार का योगदान। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सवाल पूछे गए थे 14, पिछली बार 14-15 सवाल, जिसमें 2 सवाल आपके बिहार के नेशनल मूवमेंट से थे। यानी अगर हम प्रॉपर इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे तो उससे पूछे जाएंगे 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और बिहार के नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके बिहार के आईएनएम से पूछ ली जाएंगे, याद रखना भी, ठीक है। ओवरऑल दूसरी उसकी बात अगर बात करेंगे, फिर आ जाएगा आपका प्राथमिक गणित, आपकी संख्या पद्धति, परसेंटेज, आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो लास्ट ओवर आपके 22 क्वेश्चन आपके किसके पूछे गए थे, तो 22 क्वेश्चन आपके गणित के पूछे गए थे, तो अच्छा खासा वेटेज है। कोडिंग, डिकोडिंग एंड रीजनिंग में जो मानसिक क्षमता, रीजनिंग के पूछे गए थे 14 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे गए थे। तो लगभग अगर आप देखोगे तो 22 और 4 26 और 10 36, मतलब अगर आप देखोगे तो भैया 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में, 35 से 40 क्वेश्चन के बीच का आपका जो वेटेज है वो आपका रीजनिंग और मैथ का है।
रीजनिंग और मैथ का है, जिसमें 65-70% आपका मैथ है, 30% आपकी रीजनिंग है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, एससीईआरटी वाला लगभग 30 क्वेश्चन इसके, मान लीजिए 30 क्वेश्चन आप इसके पूछे गए थे। पिछले साल वाला डेटा आपको मैं बता रहा हूं, जी हाँ बिल्कुल, साइंस के आपके जो है 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ओवरऑल अगर देखोगे तो 30 क्वेश्चन आपके साइंस के, लगभग 40 क्वेश्चन आपके गणित के, कम मान लो 70 ही हो गए। 70 के अलावा लगभग 12 क्वेश्चन आपके आईएनएम के, 80 मान लो। 80 के अलावा 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के, 90 हो गए। 20 क्वेश्चन आपके कितने हो गए, 90, 110 हो गए। उसके बाद जो सबके बाद बच जाता है वो बच जाता है आपका बिहार जी के, एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर भी, यानी जैसे नेशनल मूवमेंट में एक बिहार का सवाल पूछ लिया, भूगोल में बिहार का सवाल पूछ लिया, करंट अफेयर्स में बिहार का करंट अफेयर्स पूछ लिया, तो ओवरऑल आप इसको मान लीजिए 14 से 15 क्वेश्चन, 14 से 15 क्वेश्चन आपके बिहार के ओवरऑल पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस बन जाता है, ये 120 नंबर का आपका पूरा सिलेबस बन जाता है, जिसको आपने यहां पर विधिवत तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझ लिया है। पूरा सिलेबस प्रॉपर विधिवत तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ भी और आपको बदलने की जरूरत है या कुछ भी और आपको आगे पढ़ने की जरूरत है। कंप्लीटली मैंने आपको यहां पर बता दिया एकदम बढ़िया तरीके से। अब यहां पे जैसे मैंने कहा ना कि भाई बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, ध्यान रखना भैया, तो मैंने कहा बिहार विशेष की उपेक्षा, बिहार जीके से 10 से 15 प्रश्न निर्णायक हो सकते हैं। बिहार जीके को आपको स्पेशली पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान रखना। कठिन प्रश्नों में उलझना, आसान प्रश्नों को पहले हल करिए और उलझिए मत, क्योंकि कट ऑफ भी आपका उतना बहुत बड़ा जाता नहीं है। हमेशा ओएमआर त्रुटि होती है बच्चों से, ध्यान रखना। फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान रखना है, रोल नंबर भरने में गलती हो जाती है, व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित रहता है, कभी नहीं करना है, ध्यान रखना। आपको पता है कि जीएस की कॉपी चेक नहीं होगी, यदि आपने भाषा को अनदेखा कर दिया तो भाषा को आपको करना जरूरी है, उसमें आपको फेल हो गए तो मामला आपका गलत हो जाएगा। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि बिहार में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था, सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ऐसा साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक्स का 20% 120 है तो एक्स का मान क्या होगा, ऐसे बेसिक आपके मैथ के सवाल भी पूछ ली जाएंगे। इन चारों के जवाब आप ऑफलाइन में कमेंट करके आप जरूर दीजिएगा प्रॉपर तरीके से। कुछ और क्वेश्चंस आपके कि भाई क्या अन्य राज्य के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, हाँ वे अनारक्षित जनरल श्रेणी में रखे जाएंगे। क्या अपीयरिंग उम्मीदवारों को मौका मिलेगा, अधिसूचना पर निर्भर करता है। पिछले 10 में अनुमति नहीं थी कि उनको उम्मीदवारों को जो अपीयरिंग वाले उनको दिया जाएगा, नहीं, कंप्लीट आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। प्रयासों की सीमा क्या, अधिकतम 3 थे, फिर 5 कर दिए गए थे। अभी जो नया अपडेट आएगा उसमें पता चल जाएगा कि भाई कितने हो सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एससीईआरटी की पुस्तकों को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, नियमित मॉक टेस्ट लगाइए, समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सॉल्व करने आपको। भाषा पेपर को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यही फेल करा देगी आपको। आत्मविश्वास और निरंतरता है, मेहनत करते रहिए दोस्तों, 100% आपका ये पेपर पास होगा। मैंने आपको बता दिया प्रॉपर तरीके से, एक एक चीज मैंने आपको यहां पर बता दिया, हर एक सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस, प्रॉपर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। जानकारी अच्छी लगी होगी तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरे साथ में बने रहना है। वर्ग 1 से 5 के लिए मैं आपको इसमें से क्या क्या चीजों को पढ़ा दूंगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। वर्ग 1 से 5 के लिए पूरा आपके लिए समसामयिक करंट अफेयर्स मैं आपको इसी YouTube चैनल पर फ्री पढ़ाऊंगा। पूरा का पूरा आपका भूगोल और पर्यावरण जीएस वाला सेगमेंट मैं आपको यहीं पर कराऊंगा। पूरा का पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैं आपको यहां पर कराऊंगा। कंप्लीट बिहार जीके आपको मैं यहीं पर आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा, ध्यान रखना प्रॉपर तरीके से। ये पूरा सेगमेंट लगभग, यानी अगर मैं बात करूं आपके यहां पे तो 10 और 12 यहां पे 25 और लगभग मान लीजिए आपका ये 60 से 65 क्वेश्चन, 60 से 65 नंबर का मार्क्स का मामला मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए विधिवत तरीके से कराऊंगा। अच्छा हाँ, एक चीज मैं भूल गया, कट ऑफ को लेकर के, तो एक बार कट ऑफ को लेकर के मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। कट ऑफ को लेकर के कहीं पर भी मैं कहां लिख दूं, यहां पे लिख दे रहा हूं। तो कट ऑफ को लेकर के मैंने लिखा था कि पिछली बार जो 3.0 में गया, जो जनरल वाला है, जो जनरल में जो मेल था, मेल के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 81 गई थी। जनरल में जो फीमेल है उसके लिए जो कट ऑफ गई थी वो 70 गई थी। उसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए 74 थी और फीमेल के लिए ध्यान रखना 63 थी। उसके अलावा ओबीसी में अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी का जो मेल था उसके लिए 67 था और ओबीसी का जो फीमेल था उसके लिए 65 थी। उसके अलावा एससी के लिए अगर बात करेंगे तो 39 मेल के लिए, 39 फीमेल के लिए। एसटी के बारे में बात करेंगे 39 मेल के लिए, 39 फीमेल के लिए। इस तरीके से भी कुछ कट ऑफ गई थी, जो मैंने सोच के आधार पर मैंने आपको यहां पर आपको बता दिया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि बिहार से हैं तो अपनी कैटेगरी के आधार पर अच्छे से पढ़ाई करिए आप, और ओवरऑल हमेशा अपने आप को मान के चला करिए कि आप किसी भी जात पात किसी से भी कहीं से भी हो, लेकिन आप मान के चलो कि आपको जनरल को फाइट करना है तो कम से कम टारगेट बनाइए कि 120 में से जो
कट ऑफ आपकी जाएगी, तो आप मान के चलो अपने को कम से कम 100 का टारगेट मान के चलो कि भाई इस लेवल का टारगेट मुझे सेट करना है, इस लेवल की मुझे तैयारी करनी है, विधिवत तरीके से हर एक सब्जेक्ट को धुआं उड़ा देना है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, सोशल स्टडीज पढ़ाता हूं। कभी भी मेरी क्लासेस आपको देखनी है, मुझसे जुड़ना है, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि भैया यूट्यूब पर सर्च कर ले, भैया अनुपम सर एसएसटी यूट्यूब पर सर्च कर ले, मेरा चैनल मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लें। या फिर एसएसटी बाई अनुपम सर सर्च करें, एसएसटी बाई अनुपम सर सर्च करें और भाई ये चैनल मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ में बने रहें। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, एसएसटी बाई अनुपम सर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको यहां पर बेहतरीन अपडेट्स मेरे द्वारा आपको मिल जाएंगे। ये जो मैंने अभी पढ़ाया इसकी पीडीएफ भी मैं आपको यहीं पर डाल दूंगा। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।